हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्निग्धा। आप सब जानते हैं कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स का है और यही टेक्निक आजकल मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज हो रही है। और इसी का एक बेहतरीन एग्जांपल है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी जो कि कैंसर जैसे जटिल और गंभीर बीमारियों के इलाज में एक नई दिशा दे रहा है। रोबोटिक सर्जरी क्या है, क्या रोबोट खुद सर्जरी करता है, ये सारे विचार हम सबके दिमाग में आते हैं। तो आइए जानिए, आज हमारे साथ है जाने माने रोबोटिक्स कैंसर सर्जन डॉक्टर विकास जैन। सर, ए वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच स्निग्धा। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। क्या सच में रोबोट सर्जरी खुद करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी एक्चुअल में रोबोट नहीं करता है। रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है सर्जरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिसाइज करने के लिए। इसके लिए हम खुद रोबोट को चलाते हैं। रोबोट हमारे ही एक्शंस को, जो हम सर्जरी के स्टेप्स करते हैं, वो उसी को पेशेंट की बॉडी के अंदर रिप्लिकेट करता है। वो इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता, अपने आप से डिसीजन नहीं लेता। सारी सर्जरी हम लोग ही करते हैं, सर्जन ही करते हैं, लेकिन रोबोट उस सर्जरी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। बहुत अच्छे तरीके से हमें विजन मिलता है, जिससे सर्जरी बेटर तरीके से होती है, लेकिन पूरी तरह से सर्जन के कंट्रोल में होती है। रोबोट सिर्फ एक माध्यम है सर्जरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का। तो क्या सर रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल सर्जरी की तुलना में ज्यादा सटीक और इसको सेफ मानी जाती है? सेफ तो एक्चुअली सभी सर्जरीज हैं, लेकिन आउटकम के बेसिस पर अगर हम देखें, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं दुनिया भर में। रोबोटिक्स जो है कोई एक अभी शुरुआत हुई तकनीक नहीं है। दुनिया में पहला रोबोटिक सर्जरी आज से 20 साल पहले हुआ था। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज होती है, तो शुरुआत में कुछ रिजल्ट स्लो रहते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी जो रोबोटिक टेक्निक्स डेवलप हुई हैं उसमें पेशेंट को ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, और सर्जन को भी ज़्यादा अच्छा विजन दिखाई देता है। इस वजह से जो कोलेटरल डैमेज, मतलब आसपास के जो नसें जो बीमारी से ग्रस्त नहीं है, पहले पुरानी कन्वेंशनल सर्जरीज में वो भी कट जाती थी। उसके कारण पेशेंट की रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता था, हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा बढ़ जाता था, और कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटीज भी थोड़ी ज़्यादा होती थी। वही सारी चीज़ें रोबोट में ज़्यादा अच्छा विजन मिलने से, ज़्यादा अच्छा दिखाई देने से बचाई जा सकती हैं। पेशेंट का ओवरऑल जो फंक्शनल आउटकम होता है, मतलब ऑपरेशन के बाद की रिकवरी टाइम कम हो जाता है, और अपने नॉर्मल काम पे उसका रिकवरी और वापसी आना बहुत जल्दी होता है। इससे दोहरा फायदा होता है, क्योंकि एक तो पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है, हॉस्पिटल में रुकना कम होता है, और इसके अलावा जो उसका परिवार में रोल रहता है, पारिवारिक जिंदगी में, अपने ऑफिस में, अपने नॉर्मल रूटीन काम में लौटने में भी उसको जल्दी मदद मिलती है। जिससे उसको इकोनॉमिकली, जो हमें लगता है कि रोबोटिक्स महंगा है, एक बार सर्जरी थोड़ी सी महंगी लगती है, लेकिन ओवरऑल हम रिकवरी टाइम देखें और उसका अपने काम पे वापस जाने का टाइम देखें, तो उस हिसाब से रोबोटिक सर्जरी रिकवरी में बेहतर है, और आर्थिक रूप से भी कोई बहुत ज्यादा पेशेंट पे वजन बोझ डालने वाली पद्धति नहीं है। इसके अलावा अगर हम पुराने समय से अभी तक में कंपेयर करें, तो पहले एक कंपनी के पास पेटेंट था, तो इस वजह से रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी होती थी। लेकिन समय के साथ साथ बाजार में बहुत सारी रोबोटिक कंपनीज आ गई हैं, जिसकी वजह से रोबोटिक सर्जरी भी काफी हद तक सस्ती हो गई है, एक आम आदमी के अप्रोच में आ गई है। इवन मैं कहूं कि अगर पेशेंट कोई भी चाहता है, समझता है, उसके बेनिफिट को समझता है, तो उसके लिए रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल भी महंगी नहीं है। इसलिए अफोर्डेबल भी है और प्रिसाइज भी है। तो सर क्या कैंसर के अलावा और भी सर्जरीज रोबोट के द्वारा की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो, कैंसर की सर्जरी जब हम करते हैं तो उसमें मुंह के कैंसर भी होते हैं, छाती में लंग्स के कैंसर भी होते हैं, और स्टमक के कैंसर भी होते हैं, बच्चेदानी के, और उसके आसपास जो अपने यूरोलॉजिकल, मतलब पेशाब की थैली, और इन सब के कैंसर भी होते हैं। जब सभी तरह के कैंसर्स में हम रोबोट यूज़ कर सकते हैं, तो सिमिलरली बाकी जो सर्जरी जो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन ऑर्गन से, उन अंगों से रिलेटेड है, तो वो सभी सर्जरीज भी रोबोट के थ्रू बहुत अच्छी की जा सकती है। इवन जनरल सर्जरी में हर्निया सर्जरी और गॉल ब्लैडर के स्टोन की सर्जरी, ये जो रूटीन सर्जरीज हैं, ये भी आजकल रोबोटिक से बहुत अच्छे से की जा सकती हैं, और इनके समय के साथ में रिजल्ट भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। इवन मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, तो हमेशा पेशेंट को डॉक्टर से रोबोटिक सर्जरी के बारे में खुद पूछना चाहिए, और खुद ही डिमांड करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो रोबोटिक सर्जरी ही कराना है। तो सर एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या रोबोटिक सर्जरी से शरीर पे बड़ा निशान रहने का खतरा रहता है? जी नहीं, बल्कि जो पहले का ओपन सर्जरीज होता था, उसमें जितना बड़ा
मतलब पुराने सर्जन्स का ये था कि जितना बड़ा इंसिजन, जितना बड़ा सर्जन उतना बड़ा इंसिजन, उतना बड़ा ओपन करेंगे, लेकिन समय के साथ में ये डिक्टम बदल गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। इसमें जितना अच्छा सर्जन उतना छोटा छेद। छोटा छेद। तो इसलिए अभी हम रोबोटिक्स में केवल 5 से 7 mm के छोटे-छोटे छेद के थ्रू पूरी की पूरी सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा कट नहीं आता, किसी तरह का ब्लड मतलब कट बड़ा नहीं होता, तो घाव की कॉम्प्लिकेशंस, वुंड कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। इवन पोस्ट ऑप में डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट को काफी रिलीफ रहता है। सर एज ए रोबोटिक सर्जन मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, रोबोटिक सर्जरी मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में काफ़ी पहले से है, और अभी ये टियर 2 से टियर 3 सिटीज़ तक भी पहुंच गई है। तो हमने यहाँ पे आने से पहले भी मतलब सैकड़ों बार रोबोटिक सर्जरीज किए, सैकड़ों पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं। इवन हमारे खुद के एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि रोबोटिक सर्जरी करने के बाद में इवन मेजर सर्जरी जो 4-4 5-5 घंटे की सर्जरी रहती है, उसके बावजूद भी पेशेंट को हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन में छुट्टी मिल जाती है। तो और पेशेंट बहुत बार तो पहले ही दिन एक मेजर सर्जरी के बाद में वार्ड में चलता घूमता दिखाई देता है। इससे बेटर रिजल्ट हम क्या बता सकते हैं? पेशेंट खुश रहेगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है और अचीवमेंट की बात है। तो रोबोटिक सर्जरीज में ये कन्वेंशनल सर्जरीज की बजाय हमने खुद ने देखा है कितने अच्छे से पेशेंट अचीव कर पाता है। ओके तो सर एट लास्ट में पूछना चाहूंगी उन पेशेंट्स के लिए जो लोग डरते हैं और जिन लोगों के अभी अभी मन में ये है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रोबोटिक सर्जरी महंगी थी, पर अब अगर हम ओवरऑल रिकवरी का टाइम देखें, पहली बात तो कंपनियों ने ही रोबोटिक्स के प्राइसेस काफी कम कर दिए, कंपटीशन के कारण बहुत कम प्राइसेस में रोबोटिक सर्जरी होती है। इसके अलावा अगर ओवरऑल हम रिकवरी पीरियड देखें पेशेंट का, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दौरान, तो एक तो ऑपरेशन का ड्यूरेशन घट जाता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है, तो इससे उसका ओवरऑल स्टे हॉस्पिटल में कम हो जाएगा, उसी से उनका बिल कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी आजकल रोबोटिक्स को कवर करती हैं। तो पेशेंट को अवेयरनेस होना चाहिए, उसका रिकवरी पीरियड, बाद में भी बार बार हॉस्पिटल के आने जाने के चक्कर, दवाइयों का खर्चा, वो सारा मिला करके उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। पेशेंट जब जल्दी काम पे लौटेगा, उसके परिवार वालों को उसके साथ में एंगेज होने के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा समय हॉस्पिटल में या दूसरा शहर बदल के भी लोग रहते हैं, तो वो सब ड्यूरेशन कम हो जाता है। वो सारा कम हो जाएगा, अपने काम पे पूरा परिवार वापस लौटेगा, तो ओवरऑल खर्चा देखेंगे तो रोबोटिक्स में हमारा इनडायरेक्टली कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रोबोटिक सर्जरी के बारे में दी और सर के अपने मेट्रो सिटी के एक्सपीरियंस को सर्विस हेल्थ सिटी हिसार में लेकर आए। हमें विश्वास है कि हमारी इस बातचीत से लोगों की शंकाएं दूर होंगी। अच्छे आउटकम के लिए, बेहतरीन सर्जरी के लिए लोग सर्विस हेल्थ सिटी और रोबोटिक सर्जरी को चुनेंगे। धन्यवाद।